अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने संजय दीक्षित जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। Good afternoon to all your listeners and viewers. और सर मुझे बहुत लोगों ने मैसेजेस किए और कहा कि जी ये जो कर्नाटक में जो नाटक चल रहा है मुझे पता नहीं नाटक नाटक मिलता हुआ लगा। तो उस पे मैं आपसे पूछूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्या पहले भी होता रहा है या ये पहला ही वाकया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े सबसे पहले तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सर एक छोटी सी अगर आप परमिशन दें तो मैं एक वीडियो चला लूं और फिर हम बात करते हैं। जी जी जी। जी सर, ये वीडियो यकीनन आपने पहले भी देखी होगी लेकिन एक बार फिर दिखाने का मकसद ये था कि एक दफा और लोगों को याद आ जाए कि क्या हुआ था। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने चप्पल या सैंडल कुछ पहना हुआ नहीं है, कोई जॉगर्स वॉगर्स, तो ये नंगे पाँव खैर कॉलेज आ गई। तो वो भी ये लोग काफी एतराज कर रहे हैं। मगर ये सब क्या है, पाकिस्तान में तो खैर एक हंगामा है और हमारे मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक जो है वो जी मुस्लिम उम्मा की बेटी है और आप कहेंगे एम्बेसडर को भी बुलाकर थोड़ा बहुत बोला गया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी क्या वजह हो सकती है। कोई पॉलिटिकल समझते हैं कि कोई गेम खेली जा रही है या वाकई में कुछ इस तरह का लोगों को परेशानी हो रही है इंडिया में। अजी साहब, ये जो मोहतरमा आपने दिखाई ये तो बिल्कुल इनका तो जो तौर तरीका है वो बिल्कुल फहशी है। ये बिना महरम के स्कूटी पर आ रही हैं। इनको तो तुरंत जो है ये पत्थर से इनको आपके जो हुदूद वाली जो सजाएं हैं वो मिलनी चाहिए। इनके बाल दिख रहे हैं, ये बिना महरम के आ रही हैं, स्कूटी खुद चला के आ रही हैं। तो इन्होंने तो इस्लाम के सारे तौर तरीकों की धज्जियां उड़ा दी। ये तो फहशी बना है। लेकिन इनको सर देखकर तो जो जिस शहवत को लोग रोकने की बातें कर रहे हैं सारे हमारे बड़े बड़े मौलाना, उनको तो देख के बिल्कुल मुझे लगता है कि उनको तो रंज आ जाना चाहिए और उनको बहुत गुस्सा भी आना चाहिए और उनको तुरंत जो है फतवे जारी कर देने चाहिए। ये बिना महरम के कैसे आई, पहले तो ये बताइए। सर आजकल तो आज के ज़माने में तो महरम के बगैर ही घूमती हैं। हम लोग खुद मार्केट जाएँ तो कोशिश होती है महरम ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर शॉपिंग नहीं करने तो देते। ये कि फिर ये कॉम्बिनेशन कैसा है कि बिना महरम तो घूम सकती हैं लेकिन हिजाब ज़रूरी है। ये क्या कॉम्बिनेशन है? तो मैं आप समझा दें साहब, आप पाकिस्तान में रहती हैं, पाक मुल्क में रहती हैं, हम लोग तो नापाक मुल्क में रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। नहीं सर, ये तो मतलब इसमें तो मैं क्या कह सकती हूँ, उसमें तो यही है कि हर एक की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो हिजाब लेना चाह रहा है ना, या ना, ना, नहीं। ना, लेकिन मर्ज़ी ये नहीं होनी हंगामा चाहिए। हुआ क्यों? ये हंगामा आप जो ना, ना, आप गलत बोल रही हैं। आप जो है वो दीन के बिल्कुल मुखालिफ बोल रही हैं, क्योंकि सबकी मर्ज़ी नहीं होती। आप सब लोग जो है हनफी मज़हब में सारे के सारे मुक़ल्लिद हैं। यहाँ तक़लीद चलती है, आपको सारे मौलानाओं की तक़लीद करनी पड़ेगी वरना सारे के सारे दोज़ख में जाएँगे। और वैसे भी आपको तो मौलाना साजिद रशीदी ने मुकर्रर कर रखा है हूरों की सरदारनी बनाकर जन्नत में। आप क्यों जाना चाहती हैं दोज़ख में? नहीं सर, मुझे वो उसमें उनकी बात में कोई ख़ास अट्रैक्शन महसूस नहीं हुई जो उन्होंने मुझे नक्शा खींचा था। मैंने कहा उससे तो बाहर है, नहीं बेहतर है। लेकिन सर फिर भी अगेन मैं यही पूछूँगी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और क्या ऐसा पहले भी होता रहा है? ये पहला वाक़या जो सामने आया है या पहले मीडिया के सामने नहीं आया मगर हुआ करता है इस तरह से? ये तो लगातार होता रहा है। वो मैंने तो अभी
हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया ना फतावा आलमगीरी का, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिहाद करना फ़र्ज़ है, हज से बड़ा फ़र्ज़ है। तो ये जिहाद कर रही हैं, अपने तरीके से जिहाद कर रही हैं। इनको आखिरकार जन्नत में हूरों की सरदारी जो बनना है जाके, तो इसलिए अपनी तरह से जिहाद कर रही हैं ये। और वो दिखा रही हैं जिसको कहते हैं कि क़ुव्वतुल इस्लाम नाफिज़ करना है हिंदुस्तान के ऊपर। पूरे बर्रे सगीर को वैसे भी इस्लामी बनाना ही है, ये तो पहले ही कह दिया था जब रियासत मदीना बनाने गए थे पाकिस्तान सारे के सारे लोग। और वैसे भी कल कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रहे थे और कह रहे थे कि साहब ये कुरान में लिखा है कि क्या है कि सूरत अन-नूर की 31वीं आयत है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कहा कि यार अगर आप कुरान के हिसाब से चलना चाहते हो तो कुरान में तो बहुत सारी और चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी आपको फॉलो करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि साहब एक आयत तो आप फॉलो करें और बाकी ना फॉलो करें। कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि साहब के मुशरिकीन को आपको जिहाद करना आपके लिए फ़र्ज़ है, साफ साफ लिखा हुआ है। और कितनी सारी हैं, आप कहें तो मैं पढ़ूं कुरान की जो आयतें मैंने नोट कर रखी हैं। नहीं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमें देख रहे, मेरा नहीं ख्याल कि उनको समझ में आएगा मेरे समेत। मगर ये है कि ये जरूर है कि क्या इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, क्या वो ज्यादा अग्रेसिव हमें नजर आते हैं, ज्यादा बढ़ के बात कर रहे होते हैं? उसकी क्या वजह है कि इस तरह के वाकयात हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे इस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हुआ? नहीं, ये तो आप पूरे के पूरे जब मैं बात करता हूँ तो पूरी पार्टीशन की जो हिस्ट्री है, वो उसमें भी इसी तरह के वाक़यात होते रहे ना, कि वो पहले जो है सबसे पहले जिसको कहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सबका सबका ये हर एक वक़्त हर एक जो मौलाना है, ये मानिए आप कि ये जो तक़लीद वाला जो सिद्धांत है, वो तो मानना ही पड़ेगा। और जितने भी मौलानाओं के जो चेले-चपाटे हैं या मौलानाओं के जो शिष्य हैं, जो उनको फ़ॉलो करते हैं, उनकी तक़लीद करते हैं, यानी जिनके लिए फ़र्ज़ है उनकी तक़लीद करना, तो वो तो वही करेंगे जो मौलाना कहेगा। अक़ल का इस्तेमाल तो मना है ना। अब आप जो है वो क्या बोले उसको हम, गैर वाजिब क्यों? आप अक़ल का इस्तेमाल करती हैं, ये तो हराम है। लेकिन अक़ल सर, का इस्तेमाल माइनॉरिटी। देखिए करना नहीं है, जो मौलाना साजिद रशीदी कहे, जो और बाकी मौलाना कहे, उसको हूबहू उसको आपको अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में उतारना है, क्योंकि उसी से रास्ता मिलेगा जन्नत का। और वैसे भी जो अल्टीमेट गोल है, वो है आखिरत। और आखिरत तब आएगी जब पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। और पूरी दुनिया को मुसलमान करने के लिए हिंदुस्तान को मुसलमान करना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदुस्तान को मुसलमान करने के लिए ये वहाँ पर लगातार आपको क़ुव्वतुल इस्लाम का जो परचम है, वो गाड़ते रहना है जगह-जगह पर। तो जहाँ कोई मंदिर मिले उसे तोड़ देना है, जहाँ कोई काफ़िरों के कोई इस तरह के कोई और आपको इदारे मिले, उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेना है। तो ये तो आप यूट्यूब पे चले जाएँ तो ये सारे के सारे मौलाना, चाहे हिंदुस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, यही बोलते रहते हैं। और इसकी अथॉरिटी वो सारी की सारी कुरान से ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए मैं तो एक कंपाइलेशन बना के और हाई कोर्ट को भेजने वाला हूँ कि साहब कि कुरान अगर आप मान लेते हैं हिजाब के मसले में, तो फिर कुरान में जो बहुत सारी और चीज़ें हैं, ख़ास तौर से जो सूरत अत-तौबा है, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, या जैसे आयतुल कुर्सी है, आप जानते हैं कि साहब आयतुल कुर्सी को भी अगर वो मान लें, तो यहाँ तो सबको बैन करना पड़ेगा ना, बाकी जितने भी हैं कि साहब कि और सारी वर्शिप बंद कर दो आप, आयतुल कुर्सी मान लो। और आयतुल कुर्सी के जो पहले वाली आयत है 254 2.254, वो ये कहती है कि जो काफ़िर है वही ज़ालिम है। तो इसलिए सारे काफ़िरों को ज़ालिम डिक्लेयर कर दो ऑटोमैटिक। फिर उसके बाद आपके जो सूरत अत-तौबा है, उसमें लिखा हुआ है 120वीं जो उसकी आयत है, वो ये कहती है कि जितना जो भी है, जो काफ़िर को जितना तंग करेगा, उसका जो अकाउंट है जन्नत वाला, उसमें उतने नंबर बढ़ते जाएँगे। तो वो लगातार तंग करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद 123 में है इसी तौबा में, कहते हैं कि साहब कि आप काफ़िरों के साथ सख्त रहो, सख्ती से पेश आओ,
बिल्कुल उनको जो है वो आप लगातार उनसे लड़ते रहो। और फिर जिहाद तो फ़र्ज़ है ही है, कितनी जगह लिखा हुआ है। मेरे पास वैसे नोटेड है, आप अगर इजाज़त दें तो मैं उसको खोल के पढ़ डालूँ। कम से कम नहीं तो 70-75 आयतें हैं जो कहती हैं कि भई जिहाद बड़ा फ़र्ज़ है। तो इसलिए कोर्ट को ये भी लागू कर देना चाहिए कि साहब कि सबको जिहाद करने की इजाज़त है, और काफ़िरों का माल माल गनीमत है। और जो हदीसों में भी लिखा हुआ है कि माल गनीमत सबका आप मान के और उनसे वसूल करो। तो एक तरह से है ये सारा का सारा जो तौर तरीक़ा है वो जो पुरानी जो एक पार्टीशन के टाइम में जो बात होती थी, जो सपना देखते थे हमारे ख़ास तौर से जो बरेलवी मौलाना थे, वो जो सपना देखते थे क़ौम जुदागाना वाले, वो ये कहते थे कि साहब कि लड़के हँस के लिया है पाकिस्तान और लड़ के ले गए हिंदुस्तान। तो अब वो लड़ाई शुरू कर रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। लेकिन सर इस तरह का बिहेवियर हमें किसी और यूरोपियन कंट्री में जो मुसलमान रहते हैं उनका नजर नहीं आता, जो कहना चाहिए इस्लामिक कंट्रीज बाकी की हैं पाकिस्तान को छोड़ के, उनमें हमें इस तरह का कोई बिहेवियर दिखाई नहीं देता। लेकिन ये कहना कि एग्जाम से पहले ये हिजाब ले सकते थे और एग्जाम के टाइम पे हिजाब ना ले, क्या ये वजह बनी इस तमाम झगड़े की, इस तमाम जो कुछ हुआ उसकी, या आप समझते नहीं पहले से ही ये सब कुछ चल रहा था, इस वक्त कुछ बढ़ गया है ज्यादा? नहीं, नहीं, एग्ज़ाम का इससे कोई ख़ास लेना-देना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी 2 महीने आगे है। ये तो जहाँ से जिस कॉलेज से, या बल्कि स्कूल है, एक्चुअली प्री यूनिवर्सिटी जो है वो स्कूल को बोलते हैं, यानी 12वीं तक का जो है उसको प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं। बेसिकली दे आर स्कूल्स। तो जिस स्कूल की बात है, वहाँ की जो कमेटी बनी हुई है, उन्होंने सारे पेरेंट्स के साथ मिलकर ड्रेस कोड डिसाइड किया था, और इस चीज़ को साल भर हो गया। ये अचानक जो है एक यहाँ पर एक पीएफआई करके एक पार्टी है जिसका कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसको कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारी डिमांड हो रही है। उसका एक पॉलिटिकल विंग है एसटीपीआई, और उन्होंने एक स्टूडेंट विंग बनाया, उसको बोलते हैं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये जो सारी बात सामने आ रही है वो ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। अब जब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम उन्होंने इस तरह का जब चीज़ शुरू की, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ जो पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है, विशेषकर जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, वो कम्पिटिटिव रिलीजियोसिटी पर जाती है। तो इसलिए अगर कैंपस फ्रंट ने कोई काम चालू किया, तो फिर जो बाकी लोग हैं, चाहे वो ओवैसी हों या जो बाकी मौलाना हों या कुछ और हों, तो उनको जो है उससे आगे बढ़ के कुछ डिमांड करना है। तो मैं तो यही डिमांड कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी चूँकि थोड़ा बहुत मौलानाओं से प्रभावित हूँ, उनसे इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता हूँ, तो इसलिए मैंने उसमें अपनी डिमांड और ऐड कर दी है। और मैंने ये ऐड कर दिया है कि ना केवल हिजाब, बिल्कुल जो है वो बिना महरम के किसी को अलाउ नहीं करें। जिसको हिजाब पहनना है वो महरम के साथ है, और वो महरम जो है जब तक वहाँ पर वो लड़की हिजाब के साथ रहेगी कॉलेज या स्कूल में, वो महरम उसके साथ ही रहेगा, अलग नहीं छोड़ सकता। है ना, वो एक बुखारी की हदीस है कि साहब कि कोई भी जो है बिना महरम के 3 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकता। तो स्कूल तो साल भर अटेंड करना पड़ता है, तो फिर तो महरम तो बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो हिजाब के साथ महरम के बगैर तो काम नहीं चल सकता, ये तो आप भी मानेंगी। लेकिन सर इनका बड़े बीबीसी वाले भी इंटरव्यू ले रहे हैं, डीडब्ल्यू वाले भी इंटरव्यू ले रहे हैं। ये जो स्टूडेंट थी मुस्कान, और पाकिस्तान में तो खैर हो ही रहा है हंगामा, और बहुत आज, बल्कि आज फ्राइडे है, और फ्राइडे पे हमारे यहाँ जो मौलाना अशरफी हैं उन्होंने कहा है कि जी हम इनके लिए रैली निकालेंगे, और आज कोई पता नहीं धरना चढ़ना, कुछ नौटंकी यहाँ चल रही है। बहरहाल अशरफी साहब का स्टेटमेंट मौजूद है, उनकी भी वीडियो मौजूद है, कि जिसमें वो आज के लिए कह रहे हैं कि हम उनके साथ जो है वो यकजहती दिखाएंगे मुस्कान के साथ। तो आपको लग रहा है कि किसी ना किसी लेवल पे जाकर जो है वो भारत का इस लिहाज से नाम जो है कहना चाहिए खराब हो रहा है थोड़ा, कि माइनॉरिटी वहां की जो है वो तंग है, या माइनॉरिटी को कोई प्रॉब्लम है, या आप समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है? हमारे यहाँ की माइनॉरिटी तंग नहीं है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी जो है वो दूसरों को तंग करती है, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी। उसकी ये स्पेशलिटी है, और आज से नहीं, पीछे से कब से देख लें ये।
जब वो माइनॉरिटी थी पार्टीशन के पहले, तब तो इतना तंग किया कि दूसरा कंट्री बनवा लिया। तो सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था कि साहब ये कैसी माइनॉरिटी है जो इतनी कमज़ोर है कि अपने लिए इसने दूसरा मुल्क तकसीम करवा लिया। और उसके बाद से आपको क्या लगता है, कोई इनकी एटीट्यूड में कोई परिवर्तन आया है, कोई चेंज हो गया, कोई अचानक जो है वो कोई नया नैरेटिव इनके यहाँ, कोई रिफॉर्मर आ गया? आपने कोई देखा क्या बरसगीर में कोई रिफॉर्मर आता हुआ, या कोई रिफॉर्मर आ गया, या कोई मॉडर्न आउटलुक वाला आ गया? तो वही जो थिंकिंग है वही चले जा रही है कि हमने एक पाकिस्तान बनाया, हम और बनाएंगे धीरे धीरे जो है वो। मेरी किताब है ना रखी पीछे, जी। एक मिनट, जो उसके ऊपर जो नक्शा है वो दिखाइए ना, वही तो है इनका तसव्वुर। यही तो चाहते हैं कि साहब कि इस तरह से होना चाहिए, हम तो कॉमनवेल्थ बनाएंगे वहां पर। आप बात कीजिए, मैं किताब उठाती हूँ बिल्कुल। लेकिन ये तो सर के ये लेकिन आप, मैं सर बार इम्प्रेशन बार तो कह जा रहा रहा हूँ। है ना सर, इम्प्रेशन तो जा रहा है ना। आप इस बात से इनकार कैसे करेंगे कि बाकी दुनिया के ऊपर एक गलत इम्प्रेशन, चाहे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन एक इम्प्रेशन भारत का नेगेटिव उसमें शेड में जा रहा है। नहीं, ये तो देखिए, हमारे यहाँ एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं पंचमक्कार, और उन पंचमक्कार में जिसको 5 M यानी कि मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मैकॉलेज सन्स एंड डॉटर्स, और मीडिया जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया, लुटियंस मीडिया, इनका तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि कोई यहाँ कंट्रोवर्सी आप क्रिएट करो, उस कंट्रोवर्सी को फटाफट, यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर बैठे हैं, BBC के भी बैठे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स के भी बैठे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के भी बैठे हैं, वो वहाँ जो आपके भी चैनल्स हैं देखा उनके भी बैठे। हाँ, वो ठीक से दिखाई पड़ नहीं रहा है, उसके जो नक्शे जो बने हुए हैं उसमें अलग अलग, इसमें जो है वो पाकिस्तान ही नहीं है, पाकिस्तान के अलावा इसमें आपके क्या बोलते हैं, पूरा सब तीनों, कॉन्टिनेंट जो पहले पूरा कंप्लीट था, वो नक्शा बना हुआ है ना इसमें। नहीं, उसमें अलग अलग वो बने हुए हैं ना जी, वो कि ग्रीन से अलग मैं उसको किया गया। एक मिनट में इसको इधर खोल लेता हूँ अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे खोल के कौन कौन से उससे बने हुए हैं वो बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ, तो लोगों को ध्यान आ जाएगा उससे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी में मैंने बाद में कहा था ना कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है मुस्लिम लीडरशिप का, पार्टीशन से पहले क्या था, आज भी वही है। और वो क्या है कि सबसे पहले एक्रीमनी, कोई आप इशू लेके एक्रीमनी क्रिएट करो, जो हो रहा है आप देख रहे हैं, दिस इज क्रिएटिंग एक्रीमनी। उस एक्रीमनी को क्रिएट करने के बाद फिर आप अगले साइड को, मतलब जो मेजॉरिटी है उसको ब्लेम करो, एक्यूजेशंस, कंप्लेंट्स, फिर डिमांड। अब तरह तरह की डिमांड आएंगी, इसमें मैंने भी अपनी डिमांड जोड़ दी है कि भाई महरम भी आप कंपलसरी करो। अब भारत की सरकार ने सऊदी अरब की नकल करते हुए औरतों को बिना महरम उम्रा पे जाने की इजाज़त दे दी, हज पे जाने की इजाज़त दे दी। ये तो पूरी तरह से मुस्लिम राइट्स के साथ और मुस्लिम भावनाओं के साथ, उनकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ है ना। तो ये इस तरह के मौलाना ने इसका बहुत क्रिटिसाइज किया था कि कैसे महरम के बिना आपने अलाउ कर लेकिन दिया। सर रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं ना, वो तो सऊदी क्राउन प्रिंस भी कह रहा है कि रिफॉर्म्स होंगे। एक मिनट में, कंप्लेंट्स, फिर डिमांड्स, फिर डिनंसिएशंस, और फिर स्ट्रीट राइट्स, दंगे तो शुरू कर दिए उन्होंने वहां पे, आपने देखा। इस प्रकरण में भी जो मुस्लिम साइड से दंगे शुरू हो चुके हैं, वो सब ये आपके PFI वगैरह ने दंगे भी कर दिए, क्रिएट कर दिए। वो तो कोर्ट ने भी इसका नोटिस किया ना, और कोर्ट ने नोटिस करके और बिल्कुल ऑर्डर पास किया कि साहब कि यू हैव टू मेंटेन पीस, और उन्होंने इनकार भी कर दिया कि साहब कि ये हम अभी अलाउ नहीं करेंगे आपको, कि साहब कि आप जो है ज़बरदस्ती सिचुएशन क्रिएट करके और फिर उसका फ़ायदा लेके, और ये चाहते हो कि इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए जो आपकी फ़ाइनल रिलीफ आप मांग रहे हो, जो क्लेम कर रहे हो, एक नई क्लेम है जो जो कहीं भी जो क्लेम इस तरह की एक असर्ट होके और एक्सेप्ट नहीं हुई, वो नई क्लेम करके एक ऐसी कंट्री में जो न केवल
पब्लिक स्पेस में सेक्युलर है, वो किसी भी तरह का बाई कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है। पाकिस्तान की तरह नहीं है जहाँ पे ऑफिशियली जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। तो ऐसी कंट्री में, और जो राइट टू रिलीजन है हमारे यहाँ, वो राइट टू रिलीजन भी एक रिलेटिव राइट है, इन द सेंस कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो राइट टू रिलीजन जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ यदि वो क्लैश करेगा, तो जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि इक्वालिटी है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या आपके इवन राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, इनके साथ अगर कोई क्लैश करेगा तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे मैं यदि आपको कहता हूँ कि साहब अधिक कुरान में लिखा हुआ है कि साहब को जिहाद करना फ़र्ज़ है और इसको कोई असर्ट करे, तो वो दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दूसरों के, उनके साथ क्लैश करेगा, वो नहीं माना जाएगा। इसी तरह से ये हिजाब का भी मसला है, क्योंकि ये जो दूसरों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके सेक्युलर राइट्स हैं, सेक्युलर स्पेस, कॉमन स्पेस जो एंजॉय करने का उनको जो राइट है, उसके साथ में क्लैश होगा तो उसको कैसे माना जाएगा? फ्रांस ने किया ना, फ्रांस ने तो आपके पब्लिक स्पेस में, पूरी पब्लिक स्पेस में बंद कर दिया। यहाँ तो सिर्फ ड्रेस कोड की बात हो रही है एक स्कूल की। आप सड़कों पे कुछ भी पहन के घूमे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता हिंदुस्तान में। आप सड़कों पे कुछ भी पहन के घूमिए, हिजाब पहनिए, बुर्का पहनिए, कुछ भी पहनिए। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि मैं तो यूपी में पला बड़ा हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पे तो खातूनें सब बुर्का पहन के घूमा करती थी। 60s में, 70s की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो नया फैशन है, साउथ में कभी नहीं होता था इस तरह का। ये सब जो है, ये जो रेडिकलाइजेशन किया है इन मौलानाओं ने, इसकी वजह से हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है, तो इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। और ये जो मैंने बताया, ये प्रैक्टिस तो रूटीन है कि पहले यहाँ एक्रिमनी क्रिएट करो, एक्विजिशंस करो, उसके बाद फिर वो जो आजकल जो है वो पूरा का पूरा जो सो कॉल्ड लिबरल स्पेस, वो स्पेस है, वो इनके साथ में खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट्स हैं उसको हम असर्ट करेंगे और इस तरह की बदमाशियाँ कतई नहीं होने देंगे। और अगर इसके लिए लोग जो है वो तैयार हैं कि इसके लिए, इनकी बदमाशियों के लिए अगर सड़क पे भी जाके लड़ना पड़ेगा तो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। वो जो आपको देखने में आ रहा है, जिस तरह से इसका ऑपोजिशन किया लोगों ने भगवा भगवा पहन के, वो इसीलिए किया क्योंकि उनको पता है अब आज की डेट में हमारे जैसे लोगों ने लोगों को एजुकेट कर दिया है कि इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये क़ुव्वतुल इस्लाम नाफिज करने का, उसको असर्ट करने का, वो एक अपने आप को सुपीरियर बताने का एक तरीका है। तो इसलिए लोग इसको अपोज करेंगे। तो सर अब क्या करेंगे? लोग भगवा पहनना भी शुरू कर देंगे? मतलब एक ये नया वो शुरू हो जाएगा कि वो उन्होंने हिजाब डालना है, किसी ने भगवा पहनना है और किसी ने कोई और कलर पहनना है, क्या इस अगर तरह से नहीं, अब देखिए बातें? ये जो है ना, हिजाब क्यों पहनना है? बिल्कुल नहीं पहनना है। आपको किसी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर कोई रूल और रेगुलेशन है, वहाँ पे आपको हिजाब पहनने की इजाज़त क्यों दी जाएगी? आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी सेक्युलर स्पेस में क्यों असर्ट करना चाहते हैं? क्या कोर्ट में भी आप यही कहेंगे कि साहब के वकील साहब जो हैं वो हम हिजाब पहन के आएंगे? सही। एडवोकेट्स एक्ट बना हुआ है, कोर्ट में एक ड्रेस कोड बना हुआ है, क्या आप कहेंगे कि नहीं साहब हम तो टोपी पहन के, चोगा पहन के और बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन के ही हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ऐसा हमारे किसी हदीस में लिखा हुआ है? ये मान लिया जाएगा क्या? या आप कहें कि साहब की डॉक्टर साहिबा जो है वो हिजाब पहन के प्रैक्टिस करेंगी? ये कैसे माना जा सकता है? ये तो बिल्कुल रिडिकुलस सी बातें हैं। और ये वही वाली बात है कि एक, और आपने यूरोप का भी हवाला दिया था कि यूरोप में ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल यूरोप में ऐसा कैसे नहीं हो रहा है? यूरोप में फ्रांस ने जो रिएक्शन किया है वो इसी कारण तो किया है। जब इस तरह की बातें होंगी तो रिएक्शन होगा, और जो आप भारत में देख रहे हैं वो इसके विरुद्ध रिएक्शन है, और हमारे जैसे लोग इस रिएक्शन का पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, और इसको बिल्कुल मैनेज करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि सर लास्ट में यही पूछूंगी कि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि हर चीज में वैसे कि मोदी जी को ले आते हैं बीच में, तो कहते हैं जी मोदी जी की सरकार में ऐसा हो रहा है। इससे पहले जो गवर्नमेंट्स थी तो कभी माइनॉरिटी को या मुस्लिम्स को जो है भारत में कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जब से मोदी जी आए तो तब से ऐसा कुछ चल रहा है।
ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। जो लीडर अच्छा। ऑफ ऑपोजिशन है कर्नाटक में, जो कांग्रेस के हैं, मिस्टर डी के शिव कुमार, उन्होंने भी इसको अपोज किया। उनका ये नहीं होना चाहिए। हालांकि आप कांग्रेस को राहुल गांधी से रिलेट करती हैं, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जो अच्छा, कुछ भी आरएसएस कहते हैं का भी एक उसको हम विंग है सीरियसली जो नहीं जो लेते सपोर्ट कर रहा है ना सर, आरएसएस का हैं। भी एक विंग है, आरएसएस का भी एक विंग है जो सपोर्ट कर रहा है वो हिजाब। वो खबर बताते हैं गलत है वो, क्योंकि जिसके नाम से और जिसके हवाले से वो खबर आई, वो बाद में चेक करके लोगों ने उसको, आरएसएस वालों ने उसको डिनाई कर दिया कि ये हमारी तरफ से नहीं है। और वैसे जो उनका वो जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो आरएसएस का एफिलिएटेड है, वो भी एक भटका हुआ सही है। वो भी आपके, सॉरी, आप भी अशराफ हैं तो, लेकिन ये हमारे यहाँ के अशराफ जो हैं वो, उनका काम यही है कि किसी तरह से इन्फिल्ट्रेट करके, और उसके बाद जो वो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो उसको औरंगजेब के वो फतावा आलमगीरी की तरफ ले जाओ। अब फतावा आलमगीरी लोगों को पता चल गया है, क्योंकि मैंने उसकी ट्रांसलेशन करवा दी, किताबुल जिहाद की खास तौर से। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। तो अब लोगों को पता चल गया। अभी तक जो है वो कर रहे थे कि साहब जिहादुल अकबर है और जिहादुल असगर है, तो साहब जो लेकिन है सर वो कांग्रेस की तरफ से तो जिहादुल ये भी, अकबर। सर हाँ? कांग्रेस की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि कोई बिकनी पहनना चाहे तो बिकनी भी पहन के उसके ऊपर तो मैंने एक किया है छोटा सा प्रोग्राम। तो वो, अब मुझे तो लगता है कि ये बहुत गलत बात है कि किसी मौलाना ने इसकी मजम्मत नहीं की। उन्होंने बिकनी और हिजाब में जो कंपैरिजन कर दिया गया है, इसका उनको बिल्कुल इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। नहीं, बाकी तो सर बिल्कुल ये ठीक है कि जो जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह के इदारों में जो है एक जो यूनिफॉर्म है उसी यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। और ये हो सकता है इलेक्शन की वजह से भी कोई इस तरह का कुछ उठाया गया है, और यहाँ तो बहुत बहुत तरह की न्यूज़ चल रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे से जो है वो इस तरह की चीज़ें ना हो, और भारत में जो माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी है, यानी सब लोग मिलजुल के जैसे रहते हैं और बहुत कम देखने में मिलता है कोई इस तरह का इशू, तो वो कंट्रोल किया जाए और इस तरह का इश्यूज ना बने, क्योंकि बहरहाल मुल्क का नाम जरूर खराब होता है इससे, और हमें भी जरा मौका मिल जाता है, हम भी थोड़ी नहीं, हमारे मुल्क का नाम बहुत बहुत रोशन किया है राणा अयूब ने। हम बिल्कुल राणा अयूब के साथ हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से भी, हमारे, मैं बता रही हूँ ना, आज हमारे यहाँ जो मौलाना है वो भी रैली निकाल रहे हैं और बड़ा कुछ यहाँ पे चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये मुझे इतनी बड़ी चीज, बहुत से लोग हो सकता है मुझसे नाराज हो जाए इस बात पे, लेकिन मुझे ये इतना बड़ा इशू लग नहीं रहा था जितना इसको बना दिया गया और जितना इस पे हंगामा हुआ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, और उन लोगों को भी जो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं जा रहे हैं कि भाई जो एक हम चीज और बोलूँ आपको। ओके, अभी देखिए, मैं एक चीज और बोलूँगा कि 1950 में वो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था, आपको ध्यान हो तो वो लियाकत नेहरू पैक्ट में दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की माइनॉरिटीज़ को, उसमें जो है ना, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके पीछे अंडरलाइंग थॉट ये था, जो अंडरलाइंग थॉट है उसके पीछे ये था कि भाई इंडिया इज़ नेचुरल गार्जियन फॉर हिंदूज, तो पाकिस्तान इज़ नेचुरल गार्जियन फॉर मुस्लिम्स। तो पाकिस्तान के जो मुल्ला मौलाना इमरान खान साहब और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उस रोल को 1950 वाले को आज भी बड़ी सीरियसली लेती हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के गार्जियन हैं। अपने यहाँ से सारे हिंदू खत्म कर दिए। तो मैं आपके शो के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये ख्वाब देखना बंद कर दें, क्योंकि इससे जो है, जब आप पाकिस्तान वाले यहाँ के मुसलमानों की हिमायत में खड़े होते हैं तो यहाँ के मुसलमानों के बहुत नुकसान होता है। और ये जो समझदार हैं यहाँ के मुसलमान, वो कहते भी हैं दिखावे के लिए, तो ओवैसी भी बोलते हैं कि हम आपकी टांग तोड़ देंगे। कल बोला ना उन्होंने कि आप कौन होते हैं हमारे, हम लोग दखल देने वाले। तो लेकिन
क्योंकि ये सब ठेकेदार हैं, हम्म। न केवल ये जन्नत और दोज़ख के ठेकेदार हैं, ये पूरी दुनिया में उम्मत के ठेकेदार हैं। पाकिस्तान बना ही इसी हिसाब से था कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में उम्मत का झंडा बरदार बनेगा। तो अब वो उसको बहुत सीरियसली लेने का प्रयास कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुकसान ही कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उनको। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी हमारे यहाँ भी कुछ बेवकूफ़ हैं इस तरह के, वो सोचते हैं कि उनकी तो बनी रहती है ना, वो बाकी के सारे मुक़ल्लिद जो हैं वो उनके कब्ज़े में बने रहते हैं, उससे उनको तो फ़ायदा होता ही है। नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पे तो ख़ैर आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान एक दूसरे की न्यूज़ के पीछे होते हैं, और जैसे कुछ मिल जाए और इत्तेफाक से जुम्मा भी आ जाए बीच में, अगर फ्राइडे हो तो बस हमारे मौलाना साहब जो है वो निकल हाँ, पड़ते हाँ, हैं कि हाँ, चलो हाँ। आज कुछ हो खुतबे जाए, दर खाली खुतबे। बैठे फतवे और धरने और कुछ हो जाए। तो बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जल्दी सेटल डाउन हो जाएगी और इस तरह के इश्यूज़ हमें मज़ीद देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू, बात करके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।